हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीरीज 2। ये एक स्टोरी है चांद की सैर। पीहू रोती जा रही थी। यह एक ही बात कह रही थी कि मुझे चांद चाहिए। पीहू को गले लगाते हुए उसकी माँ बोली, हमारी प्यारी पीहू इतनी सी बात पर रो रही है, लेकिन शाम तो होने दो। चांद तो रात होने पर ही आसमान में आएगा, तब हम अपनी पीहू को चांद दिला देंगी। यह सुनकर पीहू हंसने लगी और खेलने लगी। रात हुई तो पीहू जोर से चिल्लाई, माँ देखो चांद निकल आया है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। माँ ने पीहू को समझाया, ठीक है, पहले ही खाना खा लो, फिर हम चांद लेने चलेंगे। पीहू मान गई। खाना खाकर दूध पीकर पीहू बोली, माँ अब जल्दी मुझे कहानी सुना दो, फिर मुझे चांद ला दो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चांद भी अपनी माँ से कहानी सुन रहा होगा, लेकिन बिस्तर पर लेट कर। चलो तुम भी बिस्तर पर लेट जाओ। पीहू बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। माँ बोली, एक चांद है, वह आकाश में रहता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, वह सूरज की ही रोशनी से चमकता है। पीहू ने कहा, माँ दादी जी कह रही थी कि चांद पर एक बुढ़िया रहती है। मुझे भी चांद की बुढ़िया दिखाई दी थी। वह बुढ़िया वहाँ कैसे पहुँची? माँ ने बताया, चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं। उसकी छाया हमें आकृतियों के रूप में दिखाई देती है। चांद के पहाड़ चमकते हैं। जो हिस्सा काला और धुंधला दिखाई देता है वह चांद का मैदान और गहरी घाटियां हैं। वे ही दूर से बुढ़िया जैसे दिखते हैं। अच्छा, अब मुझे चांद लाकर कब दोगी? पीहू ने पूछा। माँ ने कहा, पहले चांद की कहानी तो सुन लो। चांद पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन चांद की एक रात हमारे कई दिनों के बराबर होती है। अगर मैं वहां गई तो मुझे वापस लौटने में महीनों लग जाएंगे। क्या तुम इतने दिन मुझसे दूर रह सकोगी? पीहू ने कहा, नहीं माँ, और वह वहां से चिपट गई। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने आगे कहा, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। फिर पीहू ने कभी भी चांद लेने की जिद नहीं की। यह भी जाने, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम करेंगे इसकी सीरीज 4। शब्द छाया यानी काली आकृति, मुझे पेड़ों की छाया में बैठना अच्छा लगता है। आकृति शक्ल, इस दीवार पर काली आकृति बनी हुई है। धुंधला, जो स्पष्ट दिखाई न दे, मेरी दादी को दूर से सब धुंधला दिखाई देता है। घाटी, पहाड़ों से घिरी समतल भूमि, हमारा गांव घाटी में बसा है। चिपटना लिपटना, छोटी बच्ची डरकर माँ से चिपट गई। जिद यानी हठ, वह बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। हमारा अगला टॉपिक है कहानी का अनुमान लगाना। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कई घटनाओं का बताया जाता है। आगे की घटनाओं की कल्पना करना ही अनुमान लगाना होता है। आइए चांद की सैर कहानी से अनुमान लगाना सीखते हैं। कहानी के शीर्षक को पढ़िए। कहानी का शीर्षक क्या है? चांद की सैर। आगे उसमें कहानी के चित्रों को ध्यान से देखिए। ये जो चित्र दिए गए हैं 3, इसको हमें ध्यान से देखना है। कहानी में आए अनुच्छेद की कुछ पंक्तियां लिखिए। मुझे चांद चाहिए, पहला। दूसरा क्या है? चांद तो रात होने पर आसमान में ही आएगा। हमारी धरती से चांद 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं। फिर पीहू ने चांद लेने की जिद नहीं की। चरण 4, कहानी की अंतिम पंक्ति पढ़कर अनुमान लगाइए आगे क्या हुआ। पीहू की माँ ने उसे चांद का खिलौना दिया होगा। ये हम अनुमान लगा रहे हैं। हमें इस प्रकार कहानी का अनुमान लगाना होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा। गाइस, आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आई हूँ, जलपरी। चांद की सैर और जलपरी, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप दोहराएंगे तो पेपर में आपके जरूर आ जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो साहस और प्रतिभा का अनूठा संगम है। वह है मुंबई के मराठी परिवार में जन्मी रूपाली रामदास रेपाले, जो 16 वर्ष की कम उम्र में 5 स्टेट्स तैरकर पार कर चुकी थी। लेकिन उसका ऐतिहासिक, साहसिक और रोमांचक तैराकी अभियान रहा 6ठा स्टेट, न्यूजीलैंड का कुक स्टेट। 9 मार्च 1988 को रूपाली ने पैरानो हेड से कुक स्टेट पार करने का अभियान शुरू किया। मौसम बिल्कुल अनुकूल था। वह 4 घंटे में 14 किलोमीटर यानी आधी दूरी तैर कर चुकी थी। तभी मौसम ने करवट ली और लहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया, परंतु रूपाली ने साहस नहीं खोया। वह पूरी लगन और हिम्मत से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती रही। विपरीत हवा
होने के कारण उसे 28 किलोमीटर की बजाय 80 किलोमीटर तैरना पड़ा। वह आगे बढ़ती लेकिन लहरें उसे पीछे धकेल देती। अचानक उसने देखा कि मंजिल करीब ही है। 800 मीटर की दूरी पर ओहरो घाटी की चट्टानें थीं। मंजिल थोड़ी ही दूर थी। वह थकान के मारे निढाल हुई जा रही थी और आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पा रही थी, पर उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो उसे ओहरो तक तो पहुंचना ही है। बस इसी दृढ़ निश्चय के कारण वह तैरती रही। 800 मीटर की इस तैराकी में उसने 1.5 घंटा लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसकी हिम्मत और संयम की परीक्षा ले रही हैं और आगे पहुंचने से उसे रोक रही हैं। एक 20 घंटे के संघर्ष के बाद अंत में 10 मार्च की सुबह 3 बजे रूपाली ओहरो तक पहुंच ही गई। वहां पहुंचकर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। इस तैराकी सफर के पूरा होने पर न्यूजीलैंड के समाचार पत्रों ने रूपाली को हाथों हाथ लिया। किसी ने उसे समुद्र की राजकुमारी, तो किसी ने डॉल्फिन क्वीन, तो किसी ने जल परी कहकर संबोधित किया। वहां के खेल प्रेमियों ने भी इस भारतीय किशोरी का दिल खोलकर अभिनंदन किया। इस साहसिक और रोमांचक कार्य के लिए रूपाली को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आरती साहब भारत और एशिया की पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल पर पार किया था। अगला है गाइस सीरीज 9, इसकी शब्दावली। साहस, अनूठा, साहसिक, रोमांचक, तैराकी, विकराल, लगन, चट्टान, निश्चय, संयम, अभिनंदन और कार्य, ये सबके इनके अर्थ लिखे हुए हैं और ये इनके वाक्य प्रयोग। आप इनके अलावा भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको पसंद आए। अगला टॉपिक है हमारा, आओ समझें पात्र का विश्लेषण। हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और अब ये भी है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मुख्य पात्र से संबंधित जानकारियों पर चर्चा की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर पात्र का विश्लेषण किया जाता है। आइए जल परी कहानी से पात्र का विश्लेषण करना सीखते हैं। चरण, पात्र का सामान्य परिचय यानी उसका नाम, रूपाली दास रामदास रेपाले और जन्म स्थान मुंबई। पात्र के कार्य, उनकी फेवरेट चीज़ क्या थी? तैराकी। पात्र की उपलब्धियां, 16 वर्ष की कम उम्र में ही 5 स्ट्रेट तैरकर पार करना, 6ठा स्ट्रेट न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट को भी तैरकर पार करना। पात्र का उपनाम, जो मतलब उसे लोगों ने नाम दिए, वो कौन कौन से थे? डॉल्फिन क्वीन, जल परी। ये देखिएगा, इस अगला टॉपिक है हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन सीरीज 10। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, परिजनों, दोस्तों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। जैसे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, भेजने वाले का पता, यहाँ पर सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखते हैं, उसके बाद तारीख, अभिवादन, हम जिसको लिख रहे हैं, भूमिका, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ कि वहाँ पर सब प्रसन्नता पूर्वक होंगे। मुझे बीच वाला भाग यानी उसके बीच में जो हम डिटेल लिखते हैं, मुझे हाल ही में पता चला कि आपको दिल्ली में नौकरी मिल गई है। वह वास्तव में खुशी का पल है। आपके द्वारा की गई सारी मेहनत सफल हो गई है। मैंने अपने माता पिता को आपकी नौकरी के बारे में बताया तो वे भी आपके लिए बहुत ही खुश हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपके साथ जश्न मनाएंगे। अब आप हमारे इलाके में कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद समाप्ति और लेखन, जिसको हम लिख रहे हैं, समाप्ति यानी आपका दोस्त अरविंद। अभी आगे है पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र। संबंध, हम किसके बारे में लिख सकते हैं? माता पिता के बारे में, बड़े भाई बड़ी बहन या सगे संबंधियों के बारे में, अपने से छोटों को भी, मित्र को भी, पत्नी और पति को भी। संबोधन, पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर। प्रिय चिरंजीव, प्रिय परम प्रिय, प्रिय चिरंजीव, प्रियवर, परम प्रिय, प्रियवर, प्रियतम, सहचरी, सहचर। ये जो टॉपिक दे रखा है कि ये हमें अपने से छोटों के लिए यूज़ करना है। प्रिय, चिरंजीव, प्रियवर, परम प्रिय, मित्र के लिए परम प्रिय, पत्नी और पति के लिए प्रियवर, प्रियतम, सहचरी, सहचर। अभिवादन, अभिवादन, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार। और अपने से छोटों के लिए सुखी रहो, आशीर्वाद। मित्र को नमस्ते, नमस्कार। पत्नी और पति को स्नेह और प्यार। समापन, समापन में हमें इन सब के लिए, माता पिता, बड़े भाई बहनों, संबंधियों के लिए भवदीय, कृपाश्री, विनीत, आपका, आज्ञाकारी। अपने से छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, सहृदय।
मित्र के लिए तुम्हारा मित्र हिते, सहृदय। पत्नी और पति के लिए तुम्हारा और तुम्हारी। ये देखिए गाइस, अब हम लेके आई हूँ वर्कशीट चांद की सैर, जो हमने पहला टॉपिक किया था, जो कहानी पढ़ी थी हमने। उनके शब्दों को सही अर्थ से मिलाना है। जिद, हट, छाया, काली आकृति, घाटी, पहाड़ों से घिरी समतल भूमि, आकृति, शक्ल, धुंधला, जो स्पष्ट दिखाई न दे। अगला टॉपिक है चांद की सैर वर्कशीट 3। चांद की सैर कहानी की घटनाओं को सही क्रम में लगाकर दोबारा लिखिए। ये हमें घटनाएं दे रखी हैं। अगर मैं वहाँ गई तो मुझे वापस लौटने में महीनों लग जाएंगे। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दे रखी है, कौन सी नहीं। तो ये आपको लाइन वाइज सही क्रम में लगानी है। उसके बाद है वर्कशीट 5। इसके हमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। पीहू क्या जिद कर रही थी? पीहू चांद लेने के लिए जिद कर रही थी। माँ ने पीहू को किसकी कहानी सुनाई? माँ ने पीहू को चांद की कहानी सुनाई। चांद किसकी रोशनी से चमकता है? सूरज की रोशनी से। चांद पर किसकी छाया हमें आकृतियों के रूप में दिखाई देती है? बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं, उनकी छाया हमें आकृतियों के रूप में दिखाई देती है। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह चांद पर गई तो उसे वापस लौटने में महीने लग जाएंगे? क्योंकि चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसीलिए माँ ने कहा कि अगर वह चांद पर गई तो उसे वापस लौटने में महीनों लग जाएंगे। अगला टॉपिक है एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिद कौन कर रहा था? पीहू। चांद की कहानी किसने सुनाई? पीहू की माँ ने। आसमान में चांद कब दिखता है? रात में। अगला टॉपिक है हमारा वर्कशीट 6। इसे हमने आपको टॉपिक बताया था कहानी का अनुमान। तो इसको चित्र को देखते हुए आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हमें पहले इस डायग्राम का, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका और फिर इसका, ये अनुमान लगाकर कहानी के हिसाब से आप अपने आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्कशीट 7 पत्र लेखन। ये हमें ऊपर बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं। 408 करीब विहार सेक्टर 8। ये मैंने आपको अभी पत्र के बारे में बताया है। आप यहाँ पर पता लिख दीजिए। ये लिखा हुआ पता। दिनांक, ये लिखिए इसमें दिनांक। प्रिय मित्र, मित्र कौन सा है उसका? रोहन। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। ये इसने टॉपिक दे रखा है, बीच में पैराग्राफ, और हमें आपका मित्र क्या लिखना है? रोहन। हम ऊपर लिखेंगे प्रिय मित्र, रोहन आएगा जो सबसे लास्ट में जो बोलता है व्यक्ति। ये देखिएगा इस अगली हमारी वर्कशीट 9। हमें ऐसे ही वर्ड दे रखे हैं और उसमें हमें नीचे पैराग्राफ में से वर्ड ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। ये भी आप कर लेंगे अपने आप। बॉक्स में दिए गए शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। ऊपर ये वाक्य शब्द दे रखे हैं, इसे हमें वाक्य पूरे करने। तालाब में हंस तैर रहा है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पानी की धारा बह रही है। चिड़िया पेड़ पर नींद बना रही है। नींद का मतलब होता है घोंसला। नीना को गाना गाने का शौक है। उसके बाद हमें जल परी, जो मैंने अभी चैप्टर आपको कराया है, उसके सही अर्थ बताने हैं। साहस यानी हिम्मत, निश्चय यानी पक्का विचार, किसी चीज को हमने विचार कर लिया उस पर। अभिनंदन यानी स्वागत। संयम यानी नियंत्रण। अगला टॉपिक है हमारा वर्कशीट 10। उससे हमें वाक्य बनाने हैं। मंजिल, अनूठा, हिम्मत, चट्टान, साहस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें जो बुक में वाक्य दे रखे हैं उसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद करिएगा। अगला टॉपिक है हमारा जल परी की एक शब्द में हमें उत्तर देने हैं। 800 मीटर की दूरी पर कौन सी चट्टानें थी? ओरो खाड़ी की। कितने वर्ष की उम्र में रूपाली ने 5 स्टेट्स तय किए? 16 वर्ष की उम्र में। 9 मार्च 1998 को रूपाली ने कौन सा अभियान शुरू किया? पैरानी हैंड से कुक स्ट्रेट पार करने का। कितने घंटों के संघर्ष के पश्चात रूपाली ओरो तक पहुंच गई? 20 घंटे। रूपाली का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये अगली वर्कशीट आई है हमारी वर्कशीट 11। इसमें हमने अभी आपको पात्र का विश्लेषण करना सिखाया है। पात्र का विश्लेषण सामान्य मतलब उसका हमें परिचय देना है। तो यहाँ पर ये आप सेम टू सेम हिंदी रीडर की जो बुक है पाठ्य पुस्तक, उसमें से आप कर सकते हैं। सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही दे रखा है। अगर आप वहां से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसका परिचय है, कार्य है, उपलब्धियां हैं। ये गाइस अगला है उपनाम, जो उसको लोगों ने दिए हैं उपनाम। ये देखिए गाइस अगला टॉपिक है हमारा वर्कशीट 13 का, जो हमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं इसके। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। रूपाली को 28 किलोमीटर की बजाय 80 किलोमीटर क्यों तैरना पड़ा?
विपरीत हवा होने के कारण रूपाली को 28 किलोमीटर के बजाय 80 किलोमीटर तैरना पड़ा। ओहरो पहुंचकर रूपाली ने क्या किया? ईश्वर का धन्यवाद किया। रूपाली का सबसे साहसिक और रोमांचक तैराकी अभियान कौन सा रहा? उसका न्यूजीलैंड का कुक स्ट्रेट पार करना और रूपाली का सबसे साहसिक और रोमांचक तैराकी अभियान रहा। रूपाली रामदास रेपाली की कोई 2 विशेषताएं बताइए कि वह साहसी है और वे अद्भुत प्रतिभा की धनी और दृढ़ निश्चयी है। तैराकी सफर के पूरा होने पर किसने रूपाली को हाथों हाथ लिया? न्यूजीलैंड के समाचार पत्रों ने रूपाली को हाथों हाथ लिया। देखिए गाइज, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वर्कशीट 14। ये हमें पत्र लेखन, जो हमने आपको बताया था कि पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, उसका एक प्रारूप हमने यहाँ पर दिखाना है। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र। पहले हमें लिखना है एड्रेस यानी आपका पता, फिर उसके बाद दिनांक, और फिर प्रिय अपने मित्र का जो नाम है आपका रोहन। फिर हमें अंदर जो हमें इसका फिर इसका गाइज मध्य भाग होता है, जो हमें ये अनुच्छेद लिखना होता है बीच में। तो मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आपकी कुशलता की कामना करते हुए जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। मुझे याद है कि जब वह इस दिन हम मिलजुल कर खूब मस्ती करते थे। अगले वर्ष मैं आपके जन्मदिन पर आने की कोशिश करूँगा। नीचे हमने लिखना होता है जिनको हम बड़ा है या छोटा है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं। चाचा जी व चाची जी को प्रणाम कहना। अगला लास्ट में तुम्हारा मित्र, लिखते हैं आपका नाम विशाल। थैंक यू गाइस।